ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है विमान समझौते के संदर्भ में भारत की अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ आपसी साझेदारी के महत्व पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नागरिक उड्डयन विशेषज्ञ संदीप फुकन और तरुण शुक्ला। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। भविष्य में भारत विश्व के लिए एक बहुत बड़ा बाजार जिन क्षेत्रों में बनकर सामने आ सकता है, उसमें एक बड़ा क्षेत्र माना जा रहा है सिविल एविएशन का क्षेत्र, यानी नागरिक उड्डयन का क्षेत्र। इस क्षेत्र में जिस तरह से सरकार की नीतियों से और बढ़ते उद्योग से और भारत की सिविल एविएशन में बढ़ती क्षमता से जो हम परिणाम देख रहे हैं, उससे हम इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं करेंगे। और कल ही इस मामले में एक हमें उदाहरण देखने को मिला जिसमें एयर इंडिया, एयरबस और एयर बोइंग के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है विमान सौदे का। और ये ऐतिहासिक समझौता इस लिहाज से बड़ा अहम माना जा रहा है कि इसमें जैसा कि 470 विमान एयर इंडिया, बोइंग और एयरबस से खरीदेगी, तो इस लिहाज से भारत के एविएशन क्षेत्र में इससे बहुत बड़ा विस्तार होगा। एविएशन क्षेत्र के विस्तार के अलावा ये डील इसलिए भी बड़ी महत्वपूर्ण समझी जा रही है क्योंकि इसमें अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे दुनिया के बड़े और विकसित देश शामिल हैं, उनके कंपनियां शामिल हैं। तो इस लिहाज से इस साझेदारी से जो ये देश हैं, इनके साथ भारत का अन्य क्षेत्रों में भी किस तरह से साझेदारी बढ़ेगी, उसको लेकर भी ये एक बहुत बड़ी सकारात्मक डील समझी जा रही है। तो आज हम कार्यक्रम में इस अहम समझौते पर चर्चा करेंगे और साथ ही इससे उपजने वाली संभावनाओं पर भी हम कार्यक्रम में बात करेंगे। तो कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल विशेषज्ञ हैं पत्रकार और उड्डयन क्षेत्र के जानकार संदीप फुकन, और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं उड्डयन क्षेत्र के विशेषज्ञ तरुण शुक्ला जी। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। तो संदीप जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही मैं करता हूं। करीब 80 अरब डॉलर से भी ज्यादा का ये सौदा है। आप इस सौदे की संभावनाओं को कैसे देखते हैं? और क्योंकि ये एक व्यापारिक डील हो सकती है, लेकिन भारत इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों के साथ अपनी बढ़ती साझेदारी की संभावनाओं को भी कैसे देख रहा है? कमल जी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक कमर्शियल डील हो सकते हैं, लेकिन इसके कई पहलू हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा पहलू है। इसमें कोई भी कमर्शियल डील में भारत के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, फिर यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ये सबने वो कमेंट किया, एक दूसरे से बात की, वार्तालाप की। तो ये कोई भी एक वाणिज्यिक अगर वो समझौता होता तो शायद ऐसा नहीं होता। इसका कारण जैसे मैंने कहा कि एक तो कई संभावनाएं हैं। पहली बात तो ये है कि इन देशों में, जैसे ब्रिटेन हो गया, जैसे फ्रांस हो गया, वेस्टर्न देशों में फिलहाल इकोनॉमी काफी दिक्कत में है। रिसेशन ऐसा माना जा रहा है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी में एक रिसेशन की संभावना है, इन्फ्लेशन से जूझ रही है ब्रिटेन खासतौर से, अमेरिका में भी। तो इस हालात में इतनी बड़ी डील का मतलब ये है, और ये देखिए 250 जहाज खरीदे जाएंगे एयरबस से, 220 जहाज खरीदे जाएंगे बोइंग से, जो कि अमेरिका का कंपनी है। तो आप एक जहाज बनाने में हजारों लोग जुड़ जाते हैं, मतलब कितनी नौकरियां वहां पे मिलेंगी। फिर दूसरा ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल, MRO, ये ऑफसेट क्लॉजेस कुछ होते हैं। ऐसे बड़े डीलों में ऑफसेट क्लॉजेस भी होते हैं। तो जैसे कल कहा एयरबस ने कि भारत को एक एविएशन हब बनाने की कोशिश होगी, तो यहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सेटअप होंगे, मतलब यहाँ भी नौकरियां होंगी। और जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, ये उसका एक अलग पहलू है। जैसे मैंने कहा कि किसी भी वाणिज्यिक डील में शायद भारत के प्रधानमंत्री, फ्रांस का राष्ट्रपति या अमेरिका का राष्ट्रपति एक दूसरे से बातचीत नहीं करते या वीडियो कॉल में कॉन्फ्रेंस नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि ये इसके कई पहलू है, जैसे नौकरी का सृजन एक ये पहलू है, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ये दूसरी पहलू है। ये सब बातें कही गई हैं, जो नेता हैं सबने कहा, प्रेसिडेंट ने कहा कि ये डीपनिंग ऑफ टाइज, अंग्रेजी में उन्होंने जैसे कहा कि संबंध और गहरे होंगे बिल्कुल इन देशों में। तो ये कई पहलू है, ये कोई आम वाणिज्यिक डील के हिसाब से नजरिए से हम नहीं देख सकते। जी। तरुण जी, एक ऐतिहासिक समझौता है ये,
और शायद सिविल एविएशन के क्षेत्र में भारत की किसी कंपनी ने इतने समझौतों को देखें तो ऐसा कोई समझौता नहीं देखने को मिलता है। कैसे देखते हैं आप सिविल एविएशन के क्षेत्र के लिहाज से इस बहुत बड़े डील को आप? अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएं तो सबसे पहला ऑर्डर जो हमने देखा था, जो इंडिया में एक स्केल का ऑर्डर था, वो इंडिगो ने दिया था करीब 2005 या 6 के करीब। उसके बाद हमने उसी समय रफली एयर इंडिया का ऑर्डर देखा था, जो 111 प्लेन का ऑर्डर था, जो भी बोइंग और एयरबस में डिवाइडेड था। और उसके बाद हमने कई एयरलाइंस को देखा है, इंडिगो ने फॉलो ऑन ऑर्डर दिया है, स्पाइसजेट ने भी ऑर्डर दिया था। बट इस स्केल का ऑर्डर 470 का एब्सोल्युटली बिल्कुल पहली बार हुआ है। इसे आप कई तरीके से देख सकते हैं। अगर आप देखें कि एयर इंडिया जो है वो एज एन एयरलाइन जब से प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ था 1990s ऑनवर्ड्स, बिल्कुल जो है एक ग्रेजुअली, बिकॉज वो गवर्नमेंट के अंदर थी और प्राइवेट एयरलाइंस के पास ज्यादा पावर होती है कि वो क्विक डिसीजन ले सकें, तो एयर इंडिया थोड़ा सा पीछे रह गई थी क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाती थी या पैसेंजर चॉइस में पीछे रह गई थी। इस डिसीजन से एक उनका पूरी तरह से फ्लीट रिन्यूअल हो जाएगा। बिल्कुल, जो एब्सोल्युटली न्यू प्लेन उनके पास आएंगे जब पैसेंजर एयर इंडिया के प्लेन में चढ़ना शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से आप अगले साल 2024 में जब एयर इंडिया के प्लेन्स में आप चढ़ेंगे वर्सेस वॉट आपने पहले देखा होगा, उसमें बहुत डिफरेंस होगा। अभी आप देखेंगे तो कई पैसेंजर्स ट्वीट कर रहे हैं जो नए प्लेन्स एयर इंडिया ने लीज करे हैं। जब तक ये प्लेन आते हैं, एयर इंडिया ने कुछ प्लेन्स लीज भी किए हैं, उन प्लेन्स में डेल्टा एयरलाइन से किए हैं, तो वो बिल्कुल ब्रांड न्यू प्लेन है। उनकी जो लुक है और फील है वो बिल्कुल नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एयर इंडिया जो एक गवर्नमेंट के अंडर में थी और नेशनल कैरियर थी, फ्लैग कैरियर थी, हालांकि वो स्टेटस अब एज सच नहीं रहेगा, बट स्टिल इट विल बी लाइक अ नेशनल कैरियर आगे चल के भी। तो वो और एयरलाइंस को काफी टक्कर दे पाएगी। जैसे कि आप देखें रीजन में बड़ी बड़ी जो एयरलाइंस हैं, एमिरेट्स, सिंगापुर एयरलाइंस, कतार, एहतियात, उनके पास लॉन्ग टर्म के जो हैं वो फ्लीट प्लान्स हैं, फ्लीट रिन्यूअल प्लान है। एयर इंडिया अब उस जो रनवे है उस पे चलना शुरू कर देगी। बिल्कुल। संदीप जी को मैं वापस लाऊंगा चर्चा में। संदीप जी, प्रधानमंत्री ने कल इस अवसर पर कहा कि सिविल एविएशन का जो क्षेत्र है वो भारत के विकास का एक अहम हिस्सा है और इस क्षेत्र को मजबूत करना भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी है उसका एक बहुत बड़ा भाग है। और पिछले 8 साल में उन्होंने जिक्र किया कि जैसे एयरपोर्ट्स की संख्या को 74 से 147 किया गया है और क्षेत्रीय विस्तार भी किया गया है, जिससे भारत का जो एक सामाजिक आर्थिक विकास है वो सुनिश्चित हो रहा है। और एविएशन सेक्टर में लगातार भारत आगे आने वाले समय में तीसरा बड़ा बाजार उभरने की संभावना है और आगे आने वाले 15 साल में हो सकता है भारत को 2000 से भी ज्यादा विमानों की इसमें आवश्यकता पड़े। तो जिस तरह से भारत के सिविल एविएशन क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, उसकी मांग बढ़ रही है, ऐसे में इस डील से कैसे भारत के इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा? पहली बात तो मैं जो आपने तरुण जी से पूछा था कि ये कितनी बड़ी डील है, जहां तक मेरी जानकारी है ये आज तक इतिहास में सबसे बड़ा डील है। इससे ये 470 प्लेनों की है। इससे पहले अमेरिकन एयरलाइंस ने 460 प्लेनों की ऑर्डर दी, तो मतलब 10 प्लेन हमने ज्यादा ऑर्डर किया है, सिंगल ऑर्डर, ये फर्म ऑर्डर्स हैं। जहां तक आपने कहा कि ये कितना बड़ा प्रोत्साहन होगा, ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन होगा। मतलब हमने वैसे भी वक्त देखे हैं कि अगर आपको मान लीजिए, जैसे मैं असम से आता हूँ, गुवाहाटी से, तो एक टाइम था जब आपको दिन में 2 ही प्लेन मिलता था, मतलब दिल्ली से गुवाहाटी। तो अगर किसी को इमरजेंसी हो गया तो आपको मतलब, और वही इंडियन एयरलाइंस चलती थी, बाद में जेट एयरवेज और सहारा आई, तो अगर मान लीजिए वो इंडियन एयरलाइंस के टाइम में अगर आपको कोई इमरजेंसी हो गया तो आप चाहते हुए भी आप हवाई जहाज का, मान लीजिए आपके पास पैसे हैं, आपको जाना है, जरूरी है, आप जरूरतमंद हो, आपको जाना है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपको जाना वो नसीब में ना हो क्योंकि टिकट ही नहीं मिलेगी जी, और फिर आपको किसी से कहलवाना पड़ेगा, सिफारिश कराना पड़ेगा। तो ये सब दौर भी हमने देखा है। तो और अब ऐसा है कि दिन में आपके 15-20 फ्लाइटें गुवाहाटी दिल्ली में चलती है, जो एक समय में इसको प्रॉफिटेबल सेक्टर नहीं माना जाता था, लेकिन वो अब बदल गया है। पहले बस दिल्ली बॉम्बे ही एक प्रॉफिटेबल सेक्टर या मेट्रोज कनेक्टिविटी ही एक प्रॉफिटेबल सेक्टर माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुछ नीतियां भी ऐसी बनाई गई जो आपको प्रायोरिटी फ्लाइंग करनी है, आपको कुछ अनसर्विस सेक्टर जिनमें ज्यादातर जहाज नहीं जाते हैं तो प्राइवेट एयरलाइंस को भी जाना पड़ेगा। आपने जहां तक प्रोत्साहन की बात की तो एनडीए सरकार की ये नीति रही है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार सरकार बनाया था तो उन्होंने कहा था हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक, तो मतलब जो अफोर्डेबल एयर फेयर्स करने की बात करी और उड़ान जैसी योजना भी शुरू की, रीजनल कनेक्टिविटी
सर्विस जो है उड़ान, तो वो कि छोटी छोटी शहरों में, जिसमें किसी जमाने में मान लीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक छोटी सी एयर स्ट्रिप बना था, उसको आप डेवलप करके, बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आप उसको सर्विस कर सकते। जैसे अब दिल्ली में हवाई अड्डा है, लेकिन आज भी शायद बहुत कम लोगों को पता है कि हिंडन से भी सिविल फ्लाइट्स या कमर्शियल फ्लाइट्स चलती है। हिंडन एक एयरबेस है, लेकिन गाजियाबाद में भी ये उड़ान की फ्लाइटें चलती है। तो कहने का मतलब ये है कि और जब ग्रोथ होगा तो फिर आपको ये ऐसा एक सेक्टर है कमल जी, जो आपको बहुत पहले प्लानिंग करना पड़ेगा। देखिए कि जब ये नया टर्मिनल बना था 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले, उस टाइम ऐसा माना जा रहा था कि शायद ये बहुत बड़ा टर्मिनल है, बहुत साल लगेंगे। आज 2022-23 टर्मिनल 3 जो है T3 दिल्ली का, आप जाओ तो अब बहुत जरूरत फील हो रही है कि एक दूसरा एयरपोर्ट बने, जो कि बन रहा है जेवर में, और उसकी भी काम बहुत चल रहा है जी। तो ये हवाई जहाज ऐसा है कमल जी कि जैसे अभी तरुण ने कहा कि जब तक कि ये नई जहाज नहीं आती है तब तक इन्होंने डेल्टा एयरलाइन से लिया है लीज पे। तो ऐसा है कि हवाई जहाज बनने में टाइम लगता है, उसको आप ऐसा ऑफ द शेल्फ नहीं है कि आज मेरा डिमांड ज्यादा है तो मैं जाके तुरंत खरीद के ले आऊं। ये नहीं, आपको ऑर्डर देके आप काफी दूर की प्लानिंग करनी पड़ेगी जी। और उस हिसाब से ये बहुत जरूरी है। तो हालांकि अभी एयर इंडिया सरकारी नहीं रहा, लेकिन फिर भी एयर इंडिया को, क्योंकि ये एक नेशनल कैरियर रहा है, तो उस लिहाज से मतलब वो लोग एक ब्रांड वैल्यू तो है ही। टाटा सन्स ने ही से ही नेशनलाइज हुआ था और वापस उन्हीं के पास चला गया। बिल्कुल। तरुण जी, अभी हम अगर देखें भारत का अभी सिविल एविएशन की स्थिति, उसमें हम देखते हैं कि आगे आने वाले समय में इसकी संभावनाओं को देखते हुए, जैसा कि अभी जिक्र भी किया संदीप जी ने, कि इसको एक सिविल एविएशन का हब बनाने की ओर ये इस तरह की डील से और इस तरह के प्रयासों से बहुत मदद मिलेगी। अभी अगर हम अमेरिका या यूरोप जाना चाहें तो हमें ट्रांजिट एयरपोर्ट्स यूज करने पड़ते हैं। आगे आने वाले समय में क्या भारत एक बड़ा सिविल एविएशन हब या सिविल एविएशन का मार्केट बनकर उभर सकता है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फ्लाइट्स का आवागमन है, उनको संभालने में, उनको संचालित करने में भारत की एक बड़ी भूमिका हो सकती है? पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक इतना बड़ा समूह जिसका रेवेन्यू करीब $120 बिलियन है, एक एयरलाइन के पीछे आया है। अभी तक जो हमने देखा था, जो भी प्लेयर्स थे वो बहुत वीक थे। जो आपकी सिंगापुर एयरलाइंस या एमिरेट्स जैसी जो वेल फंडेड एयरलाइंस हैं, उनको टक्कर दे सकता है। इसमें जो हम लोग अब धीरे धीरे चेंजेस देखेंगे, वो ये देखेंगे कि जो अभी मेरे एक जानने वाले थे जो पहले कई बार सिंगापुर से कनाडा जाते थे डायरेक्टली, और उनको वो फेयर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिल रहा था। उन्हें किसी ने सजेस्ट किया कि आप जो है वो एयर इंडिया का फ्लाइट क्यों नहीं देखते हैं। तो जैसे सिंगापुर ने अपना हब बनाया, दुबई ने अपना हब बनाया, वैसे ही एयर इंडिया भी जो है वो अब अपना हब बना सकती है। ऑलरेडी वो डोमिनेंट एयरलाइन है, बेस्ट स्लॉट्स हैं उसके पास। और आप ये देखिए कि पिछले 7 या 8 सालों में टाटाज ने जो है विस्तारा को भी खड़ा किया है, जिसकी भी बहुत सारी इंटरनेशनल सर्विसेज हैं। तो हम देखेंगे कि अब जब इन सारी एयरलाइंस का, तीनों एयरलाइंस का मर्जर हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ी एयरलाइन बन के खड़ी हो जाएगी, जिसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी इंटरनेशनल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में, ऑल्सो जो आपका मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन रीजन है इसमें। तो कनेक्टिविटी और बढ़ेगी, और जो पैसेंजर्स हैं उनको ये वन स्टॉप फ्लाइट जो लेके वो लोग यूएस जाते थे, इतनी हमारी एमिरेट्स का बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है वो इंडिया के रूट्स पे आता है, वो जो सारा जो मार्केट है वो एयर इंडिया कब्जा कर सकती है। कब्जा ऐसे भी कर सकती है कि कब कर पाएगी, जब उसके पास प्रोडक्ट होगा। उस प्रोडक्ट के लिए ये प्लेन्स बहुत जरूरी थे। तो स्टॉप गैप अगर उन लोगों ने लीज प्लेन्स ये जो ले रहे हैं वो थोड़े दिन तक चलेंगे, 1 साल 2 साल, फिर इनका पूरा फ्लीट रिन्यूअल होके, और जो ये नए प्लेन्स आए हैं, अगर आप इसका ब्रेकडाउन देखें प्लेन्स का, बोथ बोइंग और एयरबस के जिन्होंने प्लेन्स लिए हैं वो अलग अलग मार्केट के लिए टारगेटेड हैं। फॉर एग्जांपल सम जो प्लेन्स हैं वो, कुछ प्लेन्स हैं वो यूएस के मार्केट के लिए हैं, कुछ वो के यूरोप के मार्केट के लिए हैं, कुछ मिडिल ईस्ट के मार्केट के लिए हैं। तो 3 जो सबसे हमारे क्रिटिकल मार्केट्स हैं, जिसमें हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा भी है, वो बहुत अच्छी तरह से इन प्लेन से कैप्चर होते हैं। और दूसरा जो आपने हब की बात करी, वो आ जाता है, एक तो हमारी खुद की फीड है वो डायरेक्टली जाएगी, और जो बाकी साउथ ईस्ट एशिया वगैरह के जो लोग हैं, बांग्लादेश के फॉर एग्जांपल बहुत सारा ट्रैफिक जेट ने बहुत कोशिश करी थी। जेट के बहुत सारे, बांग्लादेश के बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉर एग्जांपल वाया इंडिया जाते थे जेट की फ्लाइट से, लंदन फॉर एग्जांपल, पेरिस, एम्स्टर्डम, जो उन्हें हबिंग शुरू की थी। पर उनकी फाइनेंशियल मसल जो है वो इतनी नहीं थी जितनी एयर इंडिया की होगी। और नॉट ओनली दैट, अगर आप देखेंगे जो मर्जर के बाद 2 साल में
जो ये कंसोलिडेटेड नेटवर्क निकलेगा एयर इंडिया का, वो बहुत अच्छा होगा। और एक और फाइनल पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप एयरपोर्ट्स के हिसाब से भी देखें तो हम लोग के जो सेकेंडरी एयरपोर्ट्स हैं वो बहुत धीरे धीरे मतलब बहुत सून आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो जेवर का प्रोजेक्ट किक स्टार्ट किया है, आई थिंक वो भी रेडी होगा। और दूसरा बॉम्बे का जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है वो भी इन प्रोसेस है। प्लस हैदराबाद और बैंगलोर एयरपोर्ट है, उन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ानी शुरू कर दी है। तो फॉर साउथ ईस्ट एशियन ट्रैफिक हमारे ये जो हब्स हैं बैंगलोर और हैदराबाद के, ये अच्छे चलेंगे। और जो यूएस यूरोप मार्केट्स वगैरह के लिए दिल्ली बॉम्बे बहुत अच्छे हब बन के आ सकते हैं। और जो नोएडा और नवी मुंबई का एयरपोर्ट है, ये इनको काफी अच्छी बैकिंग देंगे। जी संदीप जी, प्रधानमंत्री ने कल एक बड़ी अहम बात कही कि भारत में मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के साथ भारत में एरोस्पेस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इससे रास्ते खुल रहे हैं। ये तो बाजार की बात हुई, सिविल एविएशन हब बनाने की बात हुई, लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता की बात करें तो इसमें आपको आने वाले समय में क्या संभावनाएं लगती हैं कि भारत इस दिशा में भी क्या आगे आने वाले समय में अपनी क्षमता को जाहिर कर पाएगा? नहीं, देखिए, जहां तक पैसेंजर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात है, ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। और ये आमतौर पे जैसे लेगेसी एयरलाइंस हैं, वो जो सेट प्लेयर्स हैं, क्योंकि सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और ये कई दशक लग जाएंगे। ये मतलब मेरे ख्याल से कंप्लीटली इंडिजिनस, जैसे अभी हम लोग फाइटर एयरक्राफ्ट में हम कई दशकों से हम देख रहे हैं और अब हम इस स्टेज में आ गए हैं कि अभी इंडियन एयरफोर्स में तेजस एयरक्राफ्ट जो है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो पैसेंजर एयरक्राफ्ट नहीं है, वो फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसको डेवलप करने में बहुत साल लगे। और अब इस स्टेज में हम आ चुके हैं जहां हम इंडियन एयरफोर्स को तो देंगे ही स्क्वाड्रन्स, लेकिन हम बाहर भी देशों को देख रहे हैं। ये एक सतत प्रयास रहेगा और ये सतत प्रयास रहेगा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है और डेफिनेटली कभी ना कभी हमें उस दिशा में ट्रायल करके वो निकालना होगा। अभी ये सब सारे प्रोटोटाइप स्टेज में है, HAL ही इसका वो स्टीयर कर रही है, जो R&D। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है, मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड। जैसे आप जानते हैं, जैसे जहाज है, जहाज का फ्रेम एक जगह बनता है, उसका जो इंजन है वो रोल्स रॉयस या जनरल इलेक्ट्रिक, इनके इंजन्स होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ बोइंग में ही बनता है। तो इंजन रोल्स रॉयस बनाती है, एयरबस एयरक्राफ्ट फ्रेम बनाती है, बाकी एवियोनिक्स बना रही है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL काफी काम जो वो ट्रेड ऑफ होते हैं, जो सेट ऑफ होते हैं, और उसके तहत पहले भी जब हमने एयरबस की ऑर्डर दी और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने काफी वो इंडिजिनाइज करके काफी सारी चीजें जो है जहाज के वो अपने बेंगलुरु में जो फैसिलिटी है, कर्नाटक में जो फैसिलिटी है, वहां बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से एक पहलू वो भी है, मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड। मतलब जहाज चाहे सियाटल में बने बोइंग का या चाहे टुलूज में बने फ्रांस में एयरबस का, लेकिन ऐसे कई चीजें, अहम चीजें, पुर्जे या पार्ट्स हो जो कि मेक इन इंडिया हो और जब वहां पे काम आए। और ये हो रही है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कई बार पहले भी कि स्पीड और स्केल, ये दोनों चीजों को बढ़ाने का जो भारत की कोशिश रहेगी, उसी पे फोकस भी रहेगा। तो तरुण जी, अभी जब चर्चा की शुरुआत हुई तो संदीप जी ने एक अहम पॉइंट यहां पर उठाया था चर्चा में कि रोजगार वाला मामला है कि इस पूरे प्रोसेस में रोजगार की बहुत बड़ी संभावनाएं पैदा होंगी। अगर हम जो बातचीत भी हुई है, बायलैटरल बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की, तो उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका में भी इस वजह से 10 लाख के आसपास रोजगार पैदा होंगे। और इसी तरह से हम अगर फ्रांस और भारत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत करें तो उन्होंने भी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के मामले में इसे बहुत सकारात्मक कदम बताया। और उधर से प्रतिक्रिया हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की भी देखें तो उन्होंने भी भारत को एक बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में इस बड़ी डील के साथ देखा है। तो ये सिविल एविएशन के मामले में जो बड़ी डील है, इस संकट के दौर में, जैसा कि संदीप जी ने पॉइंट उठाया था, कैसे एक बहुत बड़ी डील विश्व स्तर पर साबित हो रही है और कैसे पूरे विश्व में एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव संदेश भेज रही है? जी, एक्चुअली ये
डील तो फ्रंट पेजेस है ही, आपने देखा होगा सब जगह। एक इसका एम्प्लॉयमेंट ओवरऑल इसका दो तरह के इम्पैक्ट होंगे। एक तो होगा आपका जो इंडिया में जो, जैसे कि आपने बोला कि एक एम्प्लॉयमेंट जो यूएस और फ्रांस वगैरह में होगा, और दूसरा जो इंडिया में होगा। और इंडिया में भी दो तरह के होंगे, एक तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा और एक इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा। तो जैसे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा, जब भी कोई प्लेन आता है तो उसके लिए आप पायलट्स लेते हैं, इंजीनियर्स लेते हैं, क्रू लेते हैं। बट उसका जो एक स्पिल ओवर इफेक्ट होता है, जो आप पैसेंजर से एडिशनल आते हैं तो कार्गो के लिए लोग चाहिए होते हैं, उसकी फैसिलिटी चाहिए होती है, टैक्सीज चाहिए होती हैं, तो एक उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो जैसे जैसे ये प्लेन आएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट नंबर्स हैं वो आगे ही बढ़ेंगे। और एविएशन एज अ सेक्टर अगर आप देखें तो पिछले 3 साल में स्पेशली उसके जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने काफी खराब समय देखा है। कई बार उनकी सैलरीज नहीं आई हैं और सारे जहाज ग्राउंड हो गए थे बीच में, तो उन्होंने काफी कठिन समय देखा है। अब वो फाइनली जो है लोग जॉब चेंज कर रहे हैं, नए जॉब अनाउंस हो रहे हैं। और दूसरा एक जो संदीप जी बोल रहे थे और कमल जी आपने भी जैसे बीच में पॉइंट आउट किया था, जो एक इकोसिस्टम तैयार करने वाली बात है मैन्युफैक्चरिंग की, तो आप अगर टाटास का ही बिग पिक्चर देखेंगे तो एयर इंडिया तो एक पीस हो ही जाएगा जिसमें वो बहुत एक्सपैंड करेंगे और होपफुली हब बनाने की कोशिश करेंगे। पर जो आप देखें फ्रांस के साथ जो रिश्ते और मजबूत इसलिए भी हुए हैं क्योंकि एयरबस की डील जो टाटास को मिली है मैन्युफैक्चर करने की, जो गुजरात में वो नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे, तो उससे बहुत उनको एक एक्सपर्टीज मिलेगी। उनको अभी तक जो एक्सपर्टीज थी वो पीस मील प्रोग्राम्स की थी, जो लॉकहीड मार्टिन और कई अलग अलग प्रोग्राम्स कर रहे थे हैदराबाद में, उनकी जो फैसिलिटीज है टाटास की। इस बार जो है उनको काफी एक बड़े स्केल पे एक्सपीरियंस मिलेगा एयरक्राफ्ट बनाने का। तो ये दोनों मिला के एक बहुत बड़ा टाटास के लिए एविएशन इकोसिस्टम होगा, जो कि और अगर आप नोटिस करें टाटास की जो आप वेबसाइट वगैरह पे जाके देखें तो एयरबस का जो प्लांट है टाटास जॉइंट वेंचर जो है वो उन्होंने हायरिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है गुजरात में उसमें लोगों के लिए। तो आप एक तरफ देखिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोगों की हायरिंग होगी जिसमें जो आपके क्वालिटी एश्योरेंस लोग होंगे, जो इंजीनियर्स होंगे वो होंगे, और दूसरी तरफ यहाँ पर होंगे जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स होंगे, पायलट्स होंगे, क्रू होंगे, केबिन क्रू होंगे, अलग अलग तरीके के लोग होंगे। तो इसका एक बहुत स्पिल ओवर इफेक्ट होगा दोनों चीजों का। और आई थिंक पूरी जो अगर हम इस डील को ओवरऑल देखेंगे तो एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम तैयार होगा। चैलेंजिंग भी होगा, ऐसी बात नहीं है, बीच में कई चैलेंजेस भी आएंगे, जो ट्रांजिशन होगा फ्रॉम ओल्ड एयर इंडिया टू न्यू एयर इंडिया। बट होपफुली जो एयर इंडिया निकल के आएगी 2 साल बाद वो एक एमिरेट्स के टक्कर की एयरलाइन होगी। जी, यही बात मैं इस पर यही जोड़ना चाह रहा था। आपका जो प्रीवियस जो सवाल था कि मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, जैसे तरुण जी ने कहा कि जो गुजरात का यूनिट प्लांट होगा तो शुरुआत में तो वो एयर इंडिया के लिए बनाएंगे, लेकिन ये तो प्लेन तो सिर्फ एयर इंडिया तक सीमित नहीं रहेगा, तो ये फिर बाहर भी जाएगा, एक्सपोर्ट भी होगा। तो ये शुरुआत है। बिल्कुल पॉसिबिलिटीज, जैसे वो इंग्लिश में कहते हैं, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, लेकिन बिगिनिंग हैज बीन मेड, एक शुरुआत की गई है और इसमें अपार जो पॉसिबिलिटीज है। अब आगे कहाँ जाती है वो देखते हैं, कैसे इसकी रास्ता तय करते हैं। संदीप जी, क्योंकि व्यापार और आर्थिक समझौते जो होते हैं वो हम कहते हैं कि बहुत सारे रास्ते खोलते हैं। अगर हम, जैसे कि मैंने अभी तरुण जी से ही चर्चा की थी कि जो तीनों राष्ट्राध्यक्षों की प्रतिक्रिया आई है ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की तरफ से, बहुत सकारात्मक आई है। सिर्फ इस डील पर ही उन्होंने नहीं बोला बल्कि कई मसलों पर भारत की क्षमता पर उन्होंने कहा है कि जैसे जो बहुपक्षीय स्थिरता है, मल्टीलैटरल पीस है, उसको बढ़ाने में भारत की भूमिका हो सकती है और भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है क्राइसिस के समय में, चाहे वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो। कई बातों पर बड़ी सकारात्मक बातें आई हैं। कैसे देखते हैं भारत की इस व्यापारिक डील के हवाले से भारत की अन्य मसलों में संभावनाओं को? आप नहीं, आप कमल जी, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये कोई आम वाणिज्यिक वो समझौता नहीं है। वैसे तो देखा जाए तो एयर इंडिया एक प्राइवेट एयरलाइन है, एयरबस भी, लेकिन ये इसके कई पहलू है और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बहुत एक इम्पोर्टेंट पहलू है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इस पूरे मसले का। और जैसे मैंने कहा कि मतलब रोजगार का सृजन होना या ये सब तो अपनी जगह ठीक है, या एविएशन हब बनाना, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि इससे जो भारत का जो क्लाउट है, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का जो क्लाउट है, जो इंटरनेशनली वो बहुत बढ़ गया है।
ये डील एक ऐसे समय आया है जो अभी तरुण जी बता रहे थे कि हमने पिछले 2-3 सालों में मतलब मैं बोल रहा हूँ एविएशन सेक्टर ने बहुत बुरे समय देखे हैं। महीनों तक प्लेनें उड़ान नहीं भरी, कई सारे एयरलाइन बैंकक्रप्ट हो गए, लोगों ने नौकरियां खोया। और अगर ऐसे संदर्भ में अगर भारत एक अकेला देश इतनी बड़ी ऑर्डर देके, हिस्ट्री में सबसे बड़ा ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर, मैंने जैसे कहा पहले अमेरिकन एयरलाइंस ने 460 प्लेनें दी थी, हमने 470, तो एक मतलब भारत ये प्राइवेट एंटिटी ने लिया है, लेकिन ये इतनी बड़ी ऑर्डर के पीछे भारत सरकार खड़ी है। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में आपका जो कद है वो बहुत ऊंचा चला गया है। और इससे आपने सही कहा कि एक ग्लोबल स्टेज में बहुत ही अहम प्लेयर बन के उभरेगा। और इसी साल भारत G20 का भी प्रेसिडेंसी और वो समिट होस्ट कर रहा है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हिसाब से। तरुण जी, चर्चा का समापन आपसे ही हम करेंगे आखिरी प्रश्न के साथ कि इस डील पर हमने विस्तार से चर्चा की और इस डील में जो आगे आने वाले समय की संभावनाएं हैं वो भारत में एक इन्वेस्टमेंट और मार्केट के लिहाज से फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के अलावा भी दूसरे देशों का आकर्षण क्या इससे बढ़ेगा? अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसी देखें कमल जी, पहले क्या हुआ था, सॉरी मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूं क्योंकि उससे कंट्रास्ट करने में ज्यादा क्लैरिटी होती है। तो पहले जब 2005 के आसपास, 4 के आसपास जो इंडिया ने एज अ पॉलिसी, जब हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी, तो मिडिल ईस्ट एयरलाइंस को बहुत फ्लाइंग राइट्स दे दिए थे, जो फिर CAG रिपोर्ट्स वगैरह आ गई उसके बीच में। और उसके बाद अगर आप देखें पिछले 10-15 सालों से, 10-12 सालों से इंडिया ने एक स्टैंड लिया कि हमने बहुत फ्लाइंग राइट्स दे दिया, हम अपनी एयरलाइंस को आगे बढ़ाएंगे और उनको बोलेंगे कि आप बाहर जाइए। सेकंड पार्ट अगर आपने देखा होगा, गवर्नमेंट ने MRO, जो कि एयरक्राफ्ट की जो मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट यूनिट्स होती हैं, उनको भी काफी जो है वो पॉलिसी उसकी रिफॉर्म की है। तो उससे क्या होगा कि जो पहले कई जो जहाज थे जो बाहर जाते थे, वो शायद जो है वो अब बहुत सारे जहाज हैं उनका मेंटेनेंस यहीं इंडिया में होने लगे। ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। पहले तो ऑलमोस्ट सारे ही जहाज बाहर होके आते थे, एक्सेप्ट एयर इंडिया के कुछ जो इंजीनियरिंग यूनिट्स है कुछ यहाँ करती थी। और एक तीसरा पॉइंट अगर आप देखें, टाटा अपनी एक एविएशन अकेडमी भी बना रहा है, जिसमें सारे आप वो पायलट्स और शायद इंजीनियर्स और क्रू वगैरह वो ट्रेन करेंगे। एक बहुत बड़ी अकेडमी होगी। तो ये जो इकोसिस्टम होगा, इसमें ऑब्वियसली बाहर की एक्सपर्टीज भी आएगी, बाहर के इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे, और क्या बोलते हैं एक नया फेज जैसे होगा, शायद वो हम देखेंगे। मैंने जैसे पहले ही बोला कि ये बहुत चैलेंजिंग होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेड ऑफ रोजेस होगा, बट होपफुली ये प्रोपेल करेगा कि देयर इज एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो इसको आगे ले जाना चाहता है, और गवर्नमेंट का सॉर्ट ऑफ सपोर्ट है कि आप आगे बढ़िए। तो होपफुली इंडियन एविएशन के लिए अच्छे ही दिन होंगे आगे। और एक आखिरी मैं पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप देखें तो ये जब डील अनाउंस हुई तो उसके साथ एक बहुत ही अच्छा जो एक डेटा ट्रिगर आया उसी एक आध दिन आगे पीछे। इंडिया में करीब डोमेस्टिक 4,20,000 पैसेंजर्स उड़ते थे कोविड से पहले, ठीक पहले। अब जो है वो नंबर 4,20,000 होने में 1-2 बार टच किया, बट वो बार बार उससे फॉल करता जाता था। पिछले 2-3 दिन में ऐसा हुआ है पहली बार कि जब वो नंबर जो है वो बिल्कुल क्रॉस कर गया है। वो 4,20,000 पैसेंजर जो डेली फ्लाई करते थे, वो नंबर 4.37 लाख भी पहुंच गया है। तो जो एयरलाइंस काफी परेशान थी कि ये ट्रैफिक वापस क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। फाइनली हम लोग जो है वो ट्रैफिक में भी ग्रोथ और स्पर्ट देख रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। और अगर जैसे अब चाइना ओपन हो रहा है, तो एक जो चाइना का जो इंटरनेशनल मार्केट जो ब्लॉक था, वो खुलने से अब हम और भी शायद ग्रोथ देखेंगे। तो होपफुली नेक्स्ट 2-3 साल एविएशन के लिए बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल। तो इसी नोट के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं कि जो विमानों की ये उड़ान है निश्चित रूप से भारत के विकास की उड़ान बने, और आगे आने वाले समय में जिस तरह के जो समझौते हैं या आगे आने वाले समय में भी जो इस तरह का एक वातावरण बन रहा है, जिस इकोसिस्टम की आप दोनों ने चर्चा की कि एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है सिविल एविएशन के लिए, उससे निश्चित रूप से भारत के चहुमुखी विकास के लिहाज से ये एक बहुत सकारात्मक हम कह सकते हैं कि कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण शुक्ला जी और संदीप फूकन जी, आप इस कार्यक्रम में परिचर्चा में शामिल हुए और अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे श्रोताओं के समक्ष आप दोनों ने रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू कमल जी। अभी आप सुन रहे थे विमान समझौते के संदर्भ में भारत की अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ आपसी साझेदारी के महत्व पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नागरिक उड्डयन विशेषज्ञ,
संदीप फुकन और तरुण शुक्ला। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।